तीन समस्याएं, तीन चुनौतियां मैं देख रहा हूं। एक तो मानसून, जिसको हम 3M के नाम से कहते हैं, मैन पावर और मार्केट। मानसून की अनिश्चितता, अनियमितता और अस्थिरता अभी भी चुनौती है। अभी देख ही रहे हैं, बिल्कुल। अब है। मैं 6 का विद्यार्थी था तो एक सवाल पूछा जाता था कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इसलिए जुआ कहा जाता था कि भाई किसान मानसून की प्रत्याशा में खेत में बीज छिड़क देता था। जो घर का होता है वो भी छिड़क देता है। बरसात हो गई तो आया और नहीं तो सब चला गया। खेती केवल अपने लिए किसान नहीं करता है। जब जो अनाज पैदा होता है उसका नीचे से जड़ से लेकर 6 इंच तक वो धरती माता का होता है, उसी में खाद बन जाता है। उसका जो तना होता है वो जानवरों के लिए होता है, अनाज होता है चिड़ियों के लिए होता है, मनुष्य के लिए होता है। यह ऋषियों का पैसा है, बिल्कुल, यह मनीषियों का पैसा है। ये कैंपस इज मेड फॉर द कम्युनिटी। कैंपस कम्युनिटी के लिए बना है। कैंपस को कम्युनिटी में उभरने वाली समस्याएं, उभरने वाली चुनौतियां, चाहे वो डेयरी से संबंधित हों, चाहे कृषि संबंधित हों, चाहे हेल्थ से संबंधित हो, उसका बारीकी से कैंपस को अध्ययन करना चाहिए। देखिए, हरित क्रांति, इसने हमें गेंद दिया लेकिन पेन भी दिया। गेंद दिया कि हमारे सामने भूखमरी थी, हम अमेरिकन गेहूं पर निर्भर थे और किसी तरह से आयातित बीजों के माध्यम से, उन्नतशील किस्म के बीजों के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, फर्टिलाइजर के माध्यम से और कीटनाशकों के माध्यम से हमने हरित क्रांति शुरू किया। हमारी बीजों की विविधता समाप्त हो गई। हमारे प्राचीन परंपरागत खेती में हर खेत के अनुसार बीज हुआ करता था। इतनी वैरायटी थी, वैरायटी खत्म हो गई। बिना मिट्टी की गुणवत्ता की पहचान के कि इस मिट्टी में क्या पैदा होगा। भाई, हर मिट्टी की रुचि प्रकृति अलग है, एक विशेष प्रकार के उत्पादन के लिए बनी हुई है। प्रकृति ने हर क्षेत्र को अलग अलग उपहार दिया है, अलग अलग मिट्टी दिया है, लेकिन बिना उसके मिट्टी की गुणवत्ता को समझे हुए हम लोगों ने धरती का सीना चीर करके पाताल से पानी निकाला, सोख लिया पूरा। पीने के पानी का भी संकट उत्पन्न हो रहा है। पूरी दुनिया में खेती के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है वो है क्लाइमेट चेंज का चैलेंज। अभी हमने देखा कि पंजाब में इतनी बारिश हुई कि तमाम ज़िलों में फसलें तबाह हो गईं। महाराष्ट्र में मानसून जाते जाते किसानों को बहुत बड़ा दर्द दे गया है। इसी तरह से राजस्थान में हम देख रहे हैं कि बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है और लगातार दूसरे भी जो बारिश का सीज़न छोड़ दें तो जैसे ही गर्मी आती है तो अत्यधिक गर्मी का सामना फसलें कर रही हैं, किसान कर रहे हैं। इन सब से क्या हो रहा है कि खेती में जो इनकम है उसको बड़ा चैलेंज मिल रहा है। तो इन सारे मसलों को लेकर के पूरी दुनिया में अलग अलग थिंक टैंक, कम्युनिटी, सब लोग अपने अपने स्तर पे बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसका निदान ढूंढ रहे हैं। कृषि जो वैज्ञानिक हैं वो नई नई वैरायटी ले आ रहे हैं ताकि क्लाइमेट का जो चैलेंज है उसका किसान सामना करें और उसकी वजह से जो किसानों की इनकम है उसमें ह्रास न हो। ये सारी कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में जो देश के तमाम विश्वविद्यालय हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका है। वहाँ भी काम चल रहा है कि क्लाइमेट से कैसे क्लाइमेट का जो चैलेंज है उससे किसान कैसे बचेंगे और साथ में जो नई चीज़ें आ रही हैं वो किसान कैसे अडॉप्ट करेंगे, इसको लेकर के भी बातचीत चल रही है। तो इन्हीं मसलों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका नाम है प्रोफेसर के.एन. सिंह। प्रोफेसर के.एन. सिंह सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में वाइस चांसलर हैं। इससे पहले राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में है उसके वाइस चांसलर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के चूँकि भूगोल के प्रोफेसर हैं तो इसलिए खेती और भूगोल का बहुत चोली दामन का साथ है। इसीलिए हमने आज इनसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम लोग इसी बात पे जाएंगे, चूँकि अभी मौजूदा जो समय है इस समय में हम देख रहे हैं कि पूरा बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, जिससे आप देखिए कि 40-50 लाख हेक्टेयर में वहाँ पे नुकसान हुई है, फसलों का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में पूरा पंजाब 30-40 साल के बाद कम से कम इस तरह की बारिश और बाढ़ का सामना कर रहा है। राजस्थान में पूरा तहस नहस हुआ है। तो ये जो क्लाइमेट का रौद्र रूप है, प्रकृति का रौद्र रूप है, ये एक तरह से कहीं ना कहीं हमने पैदा किया, ये मैन मेड है, लेकिन किसान इससे कैसे बचेगा?
धन्यवाद ओम प्रकाश जी। आपने किसान तक की वार्ता में हमें आमंत्रित किया और यह समसामयिक चुनौतीपूर्ण विषय है। भूगोल धरातल से जुड़ा हुआ विषय है, तो धरातल से संबंधित जो भी समस्याएं और चुनौतियां उभरती हैं उनमें जलवायु परिवर्तन अहम है। अभी जो आपने एक समसामयिक स्थिति परिस्थिति का वर्णन किया, जो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, पंजाब में दिख रहा है, यह बहुत ही भयावहपूर्ण है। कभी कभी ये अनावृष्टि के शिकार हुआ करते थे, आज अतिवृष्टि के शिकार हैं। ये जलवायु परिवर्तन का लक्षण है। तो जलवायु परिवर्तन से यदि हमें निपटना है तो हमें जल और भूमि का समुचित प्रबंधन करते हुए, समन्वित प्रबंधन करते हुए बीजों का चयन करना चाहिए, फसलों का चयन करना चाहिए। यह समसामयिक। प्रकृति ने हर क्षेत्र को एक विशेष प्रकार की मिट्टी दिया है, एक विशेष प्रकार का जल संसाधन दिया है। तो वहाँ की प्रकृति के अनुसार और वहाँ की मिट्टी एवं जल की व्यवस्था के अनुसार, उपलब्धता के अनुसार और तापमान को देखते हुए फसलों को विकसित करना, उन बीजों को विकसित करना एक समय की आवश्यकता है। यह समसामयिक आवश्यकता है और यह सबके लिए चुनौती भरा है। अभी तक नियोजन में इसका अभाव रहा है कि भूमि की उपलब्ध, भूमि की गुणवत्ता, भूमि की पीएच वैल्यू क्या है, उसमें ह्यूमस की मात्रा क्या है, उसकी नैसर्गिक उर्वरा क्या है, इसका परीक्षण किया जाए। हालांकि सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, सुविधाएं प्रदान किया है। मिट्टी का परीक्षण, सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत बहुत बड़ा प्रयोग है और वह भी निःशुल्क रूप से देना। और दूसरी चीज़ कि हर जगह जल का स्तर नीचे भाग रहा है अति सिंचाई के कारण। तो जल की उपलब्धता क्या है और मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, दोनों को देखते हुए ही फसल, कौन सी फसल, ज़्यादा पानी वाली फसल चाहिए, कम पानी वाली फसल चाहिए, इसका निश्चय करना चाहिए और तदनुसार बीजों का चयन करना चाहिए। ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सशक्त माध्यम है। मुझे याद है ECRISAT में विगत वर्ष में जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विजिट किया था हैदराबाद में, तो उन्होंने क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स डेवलप करने की बात कही। बिल्कुल ऐसी फसलों का विकास किया जाए जो जलवायु को सहन कर सके, और वह समय आ गया है। इसमें मुझे लगता है कि जगह जगह पर जो कृषि विश्वविद्यालय हैं और उनके साथ KVK हैं, KVK कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पर अभिनव प्रयोग करके दिखाएं। एक आदर्श व्यवस्था कृषि में जो हो सकती है उसका मॉडल बना करके दिखाएं। अगल बगल के जो कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ आएं, उनको देखें, उनको परखें, उनका विश्लेषण करें और उनको अपने प्रैक्टिस में अपनाएं। फिर यदि कोई समस्या आती है तो फिर समस्या को वहाँ तक लाएं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो दक्षिण बिहार में स्थित है, जहाँ कृषि ही आधार है, तो वहाँ प्रादेशिक नीड को देखते हुए हमने 2022 में एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू किया था। डिपार्टमेंट खोला, पहले नहीं था। पहले नहीं था। वह नीड बेस्ड प्रोग्राम है। वहाँ के लोगों की ज़रूरत है,
क्योंकि मेरा यह मानना है कि विश्वविद्यालय की सार्थकता तभी है यदि वह कम्युनिटी की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सके। यदि कैंपस कम्युनिटी से नहीं जुड़ा हुआ है तो उस कैंपस की कोई सार्थकता नहीं है। इस महत्व को देखते हुए हमने वहाँ कृषि से शुरुआत किया। आज जो वहाँ IFS मॉडल विकसित किया गया है, वहाँ विविध प्रकार के बीजों का जो परीक्षण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से अनुकूल है या नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था का परीक्षण हो रहा है। हमने किसानों के प्रशिक्षण के लिए खोल दिया है। अगल बगल के लोग आते हैं, उसको प्रशिक्षण करते हैं, देखते हैं, फिर जा करके अपनाते हैं, उसको अडॉप्ट करके कैंपस और कम्युनिटी का एक साक्षात संवाद स्थापित हुआ है। और मुझे लगता है कि चर्चा तो बहुत चल चुकी, लेकिन अब इसको एक्शन में लाने की ज़रूरत है और हर क्षेत्र के लिए एक्शन प्लान बनना चाहिए। यदि KVK और कृषि विश्वविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पर कृषि संकाय शुरुआत हुई है, वह एक्शन प्लान बनाए, इसको कम्युनिटी से जरूर जुड़े। हाँ, और कम्युनिटी उनकी जरूरत के हिसाब से काम करें, तभी इसकी सार्थकता है और तभी हम जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपट सकते हैं। तो ये सर जलवायु परिवर्तन जो है, इसमें एक बड़ी देखा गया कि जो पूरा बारिश का पैटर्न चेंज हो गया या हीट वेव का पूरा पैटर्न चेंज हो गया, तो इसमें मौसम विभाग का भी कोई बड़ा रोल है, उसको देख पा रहे हैं आप? मौसम विभाग का क्या रोल होना चाहिए किसानों को अवेयर करने के लिए? देखिए, सही और सटीक और सामयिक भविष्यवाणी मौसम के संदर्भ में बहुत ही आवश्यक है। और जितना इफेक्टिव मौसम विभाग को होना चाहिए, मौसम के भविष्यक्षण के लिए, प्रेडिक्शन के लिए, उतना है नहीं। यदि मौसम विभाग महीने 2 महीने पहले यह भविष्यक्षण कर सके कि बाढ़ आने वाली है या सूखा होने वाला है, अतिवृष्टि होने वाली है, अनावृष्टि होने वाली है, मध्यम वृष्टि होने वाली है, तो उसकी व्यवस्था, उसके अनुसार फसलों का चुनाव होगा और किसान भी इतना प्रशिक्षित रहे, इतना मनोस्थिति में रहे कि वह आने वाली स्थिति और परिस्थिति के अनुरूप ट्रैक बदलने को तैयार रहे। क्या? तो मुझे लगता है कि मौसम की एक तो बहुत बड़ी भूमिका है, मौसम विज्ञान की, और उसको एक्टिवेट करना चाहिए और सीधे वो किसानों से जुड़े, तो उसकी सार्थकता है निस्संदेह। तो उससे जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो कम किया जा सकता है? बिल्कुल कम किया जा सकता है, बिल्कुल कम किया जा सकता है, क्योंकि यदि पहले से किसान जान जाता है कि भाई ज़्यादा बरसात होने वाली है, तो ऐसे ऐसे धान की किस्में आ गई हैं जो कि जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे वो ऊपर निकलता जाएगा। हाँ, ठीक है। ऐसा लग गया कि नहीं कम बरसात होने वाली है, तो ऐसी वैरायटी का उपयोग करेगा जो कम पानी चाहेगी। और मौसम की इसमें तो बहुत बड़ी भूमिका है, मौसम की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन अभी तक मौसम विज्ञान विभाग इसमें सक्षम नहीं है। चीज़ें उल्टा हो जा रही हैं। अभाव है। हाँ, भविष्यक्षण का अभाव है। अभी जो सबसे बड़े जो चैलेंज आप एक भूगोलवेत्ता के तौर पे देख पा रहे हैं कि खेती के सामने भारत की जो अभी कंडीशन है, 150 करोड़ लोग हम हो चुके, नई पीढ़ी देख रहे हैं कि खेती में नहीं आना चाह रही है, तो आप एक भूगोलवेत्ता के तौर पे क्या देखते हैं कि खेती में जो 2-3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो कौन सी हैं और क्या उसका समाधान हो सकता है? देखिए, 2 चीज़ें आपने पूछी। एक तो भारतीय कृषि के सामने समसामयिक चुनौतियां क्या हैं। नंबर 2 पूछा आपने कि भाई युवा पीढ़ी कृषि में नहीं आ रही है, उसका क्या कारण है। दोनों का उत्तर अलग अलग मैं दूंगा। देखिए, भूगोल एक धरती से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन एग्रीकल्चर में इसका कोई स्थान नहीं दिया गया है। केरल से लेकर के कश्मीर तक और हिमाचल से लेकर के अरुणाचल तक
इतनी विविधता है, उस विविधता को देख करके कृषि का स्वरूप निर्धारित होना चाहिए। यह विविधता हमारी ताकत है, लेकिन इसका भरपूर उपयोग नहीं किया गया है। जहाँ तक समस्या की बात है, देखिए मैं 3 समस्याएं, 3 चुनौतियां मैं देख रहा हूँ। एक तो मानसून, जिसको हम 3M के नाम से कहते हैं। ये मानसून मैकेनिज्म, मैन पावर और मार्केट। मानसून की अनिश्चितता, अनियमितता और अस्थिरता, यह अभी भी चुनौती है। अभी देख ही रहे हैं हम, बिल्कुल। अब है, मैं 6 का विद्यार्थी था, तो एक सवाल पूछा जाता था कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इसलिए जुआ कहा जाता था कि भाई किसान मानसून की प्रत्याशा में खेत में बीज छिड़क देता था, जो घर का होता है वो भी छिड़क देता है। बरसात हो गई तो आया, और नहीं तो सब चला गया। तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता था। हालांकि हरित क्रांति के बाद बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ बदली हैं, फिर भी अभी मानसून की अनिश्चितता, कभी बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो कभी कम बरसात हो जाती है। 10 साल का यदि हम डेटा लें तो 10 साल में 4 साल ही नॉर्मल रहता है और 6 साल अनियमित रहता है। तो मौसम को देखते हुए, मौसम की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए यदि हम मानसून के अनुरूप फसलों का चयन करें तो यह जरूरी है, लेकिन यह हो नहीं पा रहा है। तो ये मानसून, और अभी तक ये भी है कि अति सिंचाई के कारण, जो फ्लड इरिगेशन है नॉर्मल, देखिए अति सिंचाई के कारण नीचे का भूगर्भ का पानी खत्म होता जा रहा है, पीने के पानी के भी संकट हो रहा है। तो भाई जल की उपलब्धता, आखिर बरसात होती है वही पानी तो परकोलेट होता है। तो ये सब उसी से जुड़ा हुआ विषय है कि कैसे उस जल का संरक्षण किया जाए। खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, जो जहाँ है वहीं पर जल से हम लोग समुद्र की ओर बढ़ने न दे, यह एक ऐसी ज़रूरत है। ये सब मानसून से जुड़ा हुआ विषय है। मैन पावर, आप जानते हैं कोई भी जुआ काम नहीं करना चाहिए। आप जो जुआओं को सवाल पूछा, ये मैन पावर खेती में मिल नहीं रहे हैं, बैठे रहते हैं। वो भट्ठा पर काम करने को तैयार है, सड़क पर काम करने को तैयार है, गार्ड बनने को तैयार है, गाड़ी टैक्सी चलने को तैयार है, क्लीनर का काम करने को तैयार है, लेकिन खेती में काम करने को नहीं तैयार है। उसको हिकारत की नज़र से देखता है। हाँ, उसको नज़र से देखता है। दूसरी चीज़, जो सरकार की कई योजनाएं हैं बैठे बैठे दे रही हैं, तो वो आलसी भी बना रही हैं। यह भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। यदि हमने लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं पैदा किया, युवकों का इंटरेस्ट नहीं पैदा किया, तो ये बहुत बड़ा संकट होने जा रहा है। और हमारी घरेलू व्यवस्था भी कुछ इस तरह की है। हम अभिभावक बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे नौकरी के अलावा दुनिया में और कोई विकल्प है ही नहीं। खेती का तो कोई काम नहीं है। कहता है कि नहीं करोगे तो खेती में गोबर फेंकोगे। माने इतना हेज से उसको पैदा किया जा रहा है कि वह उससे भटक रहा है, वो भटक रहा है। उसको लगता है खेती में पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। जबकि हमारी जो खेती है, हमारी खेती जो है वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन सुखना की भावना से। खेती केवल अपने लिए किसान नहीं करता है। जब जो अनाज पैदा होता है उसका नीचे से जड़ से लेकर 6 इंच तक वो धरती माता का होता है, उसी में खाद बन जाता है। उसका जो तना होता है वो जानवरों के लिए होता है, अनाज होता है चिड़ियों के लिए होता है, मनुष्य के लिए होता है। यह ऋषियों का पेशा है, बिल्कुल, यह मनीषियों का पेशा है। यह भावना कि भाई यही नहीं रहेगा तो दुनिया कैसे चलेगी, है। तो कैसे लड़कों को इसमें प्रशिक्षित किया जाए, इस मैन पावर से कैसे निपटा जाए, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई बार नीति आयोग ने भी इस पर सोचा,
मैन पावर से निपटने के लिए। मैन पावर एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। क्योंकि मैं तो गांव गिरान किसान से जुड़ा हुआ हूँ। मैं गांव में अभी भी जाता हूँ, रहता हूँ, जब भी मौका मिलता है तो जब जरूर भी विजिट करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ। एक मैन पावर समस्या है, जो घर के लोग भी हैं वो भी काम नहीं करना चाहते। तो कैसे इंटरेस्ट पैदा किया जाए, मनरेगा के मजदूरों को कैसे किस्ती से जोड़ा जाए, ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। और दूसरी चीज़ की तीसरी चीज़ जो हमने बताया, कृषि के सामने जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है, मार्केट। अब किसानों में भी पारदर्शिता का भाव भरा जा रहा है कि आपका मूली, गाजर, आपका लौकी, आपका बैगन, ये सारा किसान खरीद लेगी? ये दुनिया की ऐसी कोई व्यवस्था कर सकती है क्या? हमको मार्केटिंग के लिए एक कोऑपरेटिव बना करके खुद ही इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या हम बाजार और किसान थोड़ा बाजार पर ही ज़्यादा पराश्रित होता जा रहा है, स्वयं मार्केटिंग में वो दक्ष नहीं है। ठीक है, वह प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अपने पैदावार को सुनिश्चित कर सके, मार्केट से जोड़ सके, उसकी प्रोसेसिंग कर सके, ये ज़रूरी है। इसलिए कृषि में आजकल प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तीनों को सिखाना जरूरी है। केवल पैदा करना महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी प्रोसेसिंग करें। अब गेहूँ पैदा करते हैं, गेहूँ के दलिया बना दें हम, ज़्यादा पैसा मिलेगा, या गेहूँ का कुछ मैदा बना दें और घर भर को उसी में लगा दें। और तो प्रोसेसिंग सीखना ज़रूरी है, और उस प्रोसेसिंग के मार्केटिंग कैसे, बाज़ार में डिमांड किस चीज़ की है, किस अन्न की डिमांड है। अब आज का स्त्री अन्न जिनको कोई पूछता नहीं था पहले, मड़ुआ कोई पूछता था? मड़ुआ को सबसे हे दृष्टि से देखा जाता था, कह रहे वो मड़ुआ खा रहे हैं। और आज क्या है, 5 स्टार होटल में मड़ुआ का कोई ऑर्डर देता है तो उसके लोग देखते हैं कि हाँ ये तो लगता है कि बहुत कुछ अलग है, अलग आदमी है ये, वो युग आ गया। तो मैंने मार्केट की डिमांड को देखते हुए वो तय करें। हालांकि इसमें भी चुनौती है, क्योंकि देखिए खेती का जो होल्डिंग जो है वो घटती जा रही है, विभाजन पर विभाजन होता जा रहा है। अब यह है कि यदि किसी से इस प्रकार का भाव पैदा किया जाए, जैसा कि भारत सरकार के कोऑपरेटिव मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, अक्सर वो कोऑपरेटिव फार्मिंग की भी बात करते हैं। बिल्कुल, यदि गाँव में भी छोटे छोटे किसान मिला करके, ग्रुप मिला करके और सामूहिक रूप से खेती कर सके, किसी एक चीज़ का करें, मार्केट ढूंढ करके, तो मुझे लगता है कि उस मैन पावर से भी निपटा जा सकता है। लेकिन निस्संदेह खेती के सामने मानसून, मैन पावर और मार्केट, ये तीनों चैलेंज है, तीनों प्रॉब्लम। लेकिन हम सरकार पर सारी चीज़ें थोप करके ये नहीं निकल सकते कि ये सब सरकार का काम है, ये सरकार करे। ये माइंडसेट, हाँ, माइंडसेट बदलना चाहिए। ये माइंडसेट कैसे बदले, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ठीक है, सरकार का काम एक सुविधा देना है, सरकार का काम एक व्यवस्था देना है, सरकार का काम एक पॉलिसी निर्माण करना है। सरकार को कृषि के अनुकूल नीति बनानी चाहिए, तो इन समस्याओं से निपट सकते हैं। अच्छा, ये जो दक्षिण बिहार में आपने कृषि का विभाग खोला, तो दक्षिण बिहार में खास तौर पे किन चीज़ों का चैलेंज आपको देखने को मिला है, जो किसान बताते हैं आपके पास आकर के? अगर 1-2 चीज़ें आप बता सकें। ये एक तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिणी बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है, और यह सेमी एरिड जोन है। अच्छा, हालांकि इस बार तो बहुत अधिक बरसात हुई है। वो सेमी एरिड जोन है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, और मोनोकल्चर है, या तो धान है या गेहूँ है। हाँ, गेहूँ है, कभी कभी गेहूँ भी, नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं भी होता है। अब तो खेती थोड़ा सा सिंचाई की सुविधा भी तो होने लगा है, लेकिन परिणाम यह है कि वो नीचे का जो पानी निकलता है तो पानी नीचे भाग रहा है, तो निश्चित रूप से वो गेहूँ के लिए नहीं है। तो जो एक दक्षिण बिहार में बहुसंख्यक जनसंख्या
खेती पर लगी हुई है। खेती का विकास वहाँ विकास का पर्याय है। और खेती को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, ये सवाल लेकर के लोग आते हैं। और हमने अभी भी ये सब जगह का सवाल है किसानों का, कैसे है कैसे वो बनाया- प्रॉफिटेबल बनेगा, कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो हमने कहा कि भाई यह दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने का माध्यम न बने, हम किसानों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकें। हमारे अभिनव प्रयोग किसानों के लिए उपयोगी हों, उनके लिए प्रायोगिक हों, उनके व्यवहार में आए, इस दृष्टिकोण से बनाया। जैसे हमने एक IFS मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का स्थापित किया कि यदि किसी के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो कैसे उसी में डेयरी, बी कीपिंग, फिशरीज, पोल्ट्री, ये सारी चीज़ें रखते हुए एक पूरा पैकेज है वो। पूरा पैकेज करते हुए अन्न भी उपजा सकता है खाने के लिए, और वह मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा, और वह वर्ष पर्यंत पैसा होगा, वर्ष पर्यंत उससे कुछ न कुछ आय मिलेगी। सीजन का अंत इंतजार नहीं करना। नहीं, हमारी खेती क्या है, पहले जो परंपरागत खेती में है 2 सीजन में पैसा मिलेगा। बाकी वो खर्च करना है। गेहूं जब कटेगा तब पैसा होगा, धान कटेगा तब पैसा होगा। उसी में यदि मशरूम भी है, उसी में यदि पोल्ट्री भी है, उसी में यदि फिशरी भी है, उसी में यदि गोटरी भी है, ये सारी चीज़ें हो इंटीग्रेटेड रूप में हो, तो एक तो हमारी भूमि की जैविक उर्वरा शक्ति जो है मजबूत होगी, क्योंकि सारी चीज़ें उसी में लगेंगी, नहीं, उससे पावर सप्लाई भी हो सकती है। तो यह इंटीग्रेटेड फार्मिंग सेक्टर। अब लोग आते हैं, वहाँ देख रहे हैं 2 हेक्टेयर का मॉडल है। हाँ 2 हेक्टेयर का, आप देख सकते हैं उसको, और एक आइडियल मॉडल है, उसमें उतने में सारी चीज़ें हैं। और हमने अभी तक ये है कि विश्वविद्यालय, देखिए हर विश्वविद्यालय के पास 300 एकड़, 200 एकड़, 600 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, सबके पास जमीन है। और वो ज़मीन का सही अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए ज़रूरी है इस प्रकार के सिस्टम का भी विकसित करना। और ख़ास करके देखिए, किसान हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान किसान है। हर क्षेत्र में इस तरह के जहाँ भी विश्वविद्यालय हैं देहाती क्षेत्रों में, वहाँ इस प्रकार के मॉडल विकसित होने चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे शुरुआत में कहा कि जो KVK हैं, ये KVK को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। KVK की यहाँ भूमिका महत्वपूर्ण, क्योंकि फ्रंट लाइन पे वही है। हाँ, वो KVK जो है, सरकार और किसान यदि के बीच KVK में। नहीं है तो जो विश्वविद्यालय के परिसर हैं, यदि उसमें एग्रीकल्चर है, तो एक मॉडल फार्मिंग विकसित कर सकें, उस इलाके के अनुसार बीज विकसित करें, उस इलाके के अनुसार कृषि प्रणाली विकसित करें, उस इलाके के अनुसार सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें, ताकि वह एक मॉडल बन सके। यह समय की आवश्यकता है। तो वहाँ की स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए यह किया गया। आप जानते होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ग्लोबल नीड्स, नेशनल नीड्स और रीजनल नीड्स को देखते हुए पाठ्यक्रम लागू करने हैं। अच्छा, ठीक है भाई, वैश्विक हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, और हमारी प्रादेशिक आवश्यकता क्या है। हमारी प्रादेशिक आवश्यकता वहाँ की कृषि है। कृषि में नए नए नवाचारों का प्रयोग में लाना, किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था एक प्रदान करना। तो ये नए सभी विश्वविद्यालयों में स्थापित हो सके, इसी को लेकर के यह हमारे लिए मॉडल था। और यही नहीं, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ स्टार्टअप और कौशल विकास, जिसको स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ये इमेंस पोटेंशियल, ये बहुत बड़ी संभावना इसमें है। हमारे यहाँ मशरूम फार्मिंग है, छोटे से छोटे। अब तो लोग घर के अंदर ही मशरूम पैदा कर ले रहे हैं, खूब बना रहे हैं। और हमारे यहाँ छात्र जो है पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर रहा है। अच्छा, भाई लड़का 1 घंटा 2 घंटा काम कर दिया, उसमें कुछ पैसा पा रहा है, लग रहा है, कितने में लगता है। वो अपनी रुचि और प्रकृति के अनुसार
डेयरी का चुनाव कर सकता है, गोटरी का चुनाव कर सकता है, फिशरी का चुनाव कर सकता है, मशरूम का चुनाव कर सकता है, वेजिटेबल फार्मिंग का, हॉर्टिकल्चर का चुनाव कर सकता है। उसमें सीखे और ले जा करके बाहर जा करके प्रयोग भी करे। तो यह एक व्यवहारिक विषय है और यह देश की ज़रूरत है। तो दो चीज़ें आपने बताई कि एक तो केबीके जो है उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, दूसरा जो विश्वविद्यालय हैं इनको अपना माइंडसेट इनको भी चेंज करना है कि कैसे जो आपकी लोकल ज़रूरत है, जो स्थानीय ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपको मॉडल डेवलप करना और किसानों को मॉडल डेवलप करके दिखाना है। सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकली आपको दिखाना है कि ये मॉडल है, इस तरह का मॉडल आप इसको रिप्लिकेट कर सकते हैं अपने यहाँ और उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा जो है, इसलिए मैं कहता हूँ ये कैंपस इज मेड फॉर द कम्युनिटी। कैंपस कम्युनिटी के लिए बना है ना। कैंपस को कम्युनिटी में उभरने वाली समस्याएं, उभरने वाली चुनौतियां, चाहे वो डेयरी से संबंधित हों, चाहे कृषि संबंधित हों, चाहे हेल्थ से संबंधित हो, उसका बारीकी से कैंपस को अध्ययन करना चाहिए और उस पर अपनी पॉलिसी देनी चाहिए। यदि कैंपस कम्युनिटी की ओर से निरपेक्ष है और केवल अपनी ऊंचाई बढ़ाने पर लगा हुआ है, अपनी एपीआई बढ़ाने में लगा हुआ है, अपना केवल शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने में लगा हुआ है और समाज से निरपेक्ष है, तो उस कैंपस का कोई मतलब है क्या? उस कैंपस की कोई उपयोगिता है क्या? भाई, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की स्थापना इसीलिए होती है कि वह समाज में मुखरित होने वाली समस्याओं का समाधान दे सके। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि दिस कैंपस इज मेड फॉर द कम्युनिटी। कम्युनिटी भी कैंपस की चिंता करे और कैंपस कम्युनिटी की चिंता करे, एक चक्र बने ना, तभी समाज और कैंपस दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे और परिपूरकता के भाव से एक दूसरे की कमी को देखते हुए दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर सकें, तभी आदर्श स्थिति उत्पन्न होगी। अभी ये केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, ये भी इस बात को लगातार आईसीआर के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें लगातार उठा रहे हैं, वैज्ञानिकों के सामने उठा रहे हैं कि सिर्फ रिसर्च पेपर का नंबर बढ़ाने के लिए आपको काम नहीं करना, आपको ये देखना कि किसान की क्या समस्या है, उसके हिसाब से रिसर्च करना और समाधान देना। लगातार फोकस कर रहे हैं, टाइम लगेगा इसमें क्योंकि वो माइंडसेट था ही नहीं कि आप कम्युनिटी की चीज़ों को एड्रेस करें, उसके हिसाब से चीज़ें बनाएं। पेपर पे पेपर बनना है और सिर्फ वो नंबर ऑफ पेपर इकट्ठे हो रहे हैं। एक आज के टाइम में एक बड़ा मुद्दा है एग्रीकल्चर में और डिबेट का मुद्दा बना हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग। 150 करोड़ लोग हम होने जा रहे हैं। जब हमने हरित क्रांति की शुरुआत की 60s में, तब उससे पहले के खाद का इस्तेमाल, रासायनिक खाद का इस्तेमाल न के बराबर था। उसके बाद शुरू हुई, डॉर्फ वैरायटी आई, साथ में खाद का पैकेज हुआ, साथ में एमएसपी का पैकेज आया, तो हमने आत्मनिर्भरता कई चीज़ों में हासिल कर ली। लेकिन क्या आज 150 करोड़ लोग हैं, ऐसे में ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है या नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, क्या ये कहीं आपको लगता है एग्जिस्ट करता है? ये सही है? क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा आपने सवाल और फ्यूचर से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है आपने, जिसमें काफ़ी संभाव्यता है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा, जो आप माननीय शिवराज सिंह की बात कर रहे थे कि भाई किसानों तक पहुँच हो, वैज्ञानिकों की ये ज़रूरत है। केवल पेपर तक पहुँचना, बड़े बड़े जर्नल तक पहुँचना। देखिए, NEP 2020 के आने के बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च का पैराडाइम चेंज हुआ है। मुझे याद है जब बनारस में प्रथम शिक्षा समागम हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई विश्वविद्यालयों को अपने चतुर्दिक कम्युनिटी में जो समस्याएं उभर रही हैं उन पर रिसर्च करना चाहिए और उसका समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। हमारी शिक्षा की सार्थकता तभी है। ठीक है, अब देखिए जो आप कह रहे थे ना, अब विश्वविद्यालय इस पर सोचने लगे हैं, तो ये तो बात है। दूसरी चीज़ आप कह रहे थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आखिर आज ज़रूरत क्यों पड़ी?
क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, हरित क्रांति इसने हमें गेन दिया, लेकिन पेन भी दिया। गेन दिया कि हमारे सामने भूखमरी थी, हम अमेरिकन गेहूं पर निर्भर थे, और किसी तरह से आयातित बीजों के माध्यम से, उन्नतशील किस्म के बीजों के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, फर्टिलाइजर के माध्यम से और कीटनाशकों के माध्यम से, ठीक है, हमने हरित क्रांति शुरू किया। हमारी बीजों की विविधता समाप्त हो गई। हमारे प्राचीन परंपरागत खेती में हर खेत के अनुसार बीज हुआ करता था, इतनी वैरायटी थी, वैरायटी खत्म हो गई। बिना मिट्टी की गुणवत्ता की पहचान के कि इस मिट्टी में क्या पैदा होगा। भाई, हर मिट्टी की रुचि प्रकृति अलग है, एक विशेष प्रकार के उत्पादन के लिए बनी हुई है। प्रकृति ने हर क्षेत्र को अलग अलग उपहार दिया है, अलग अलग मिट्टी दिया है, लेकिन बिना उसके मिट्टी की गुणवत्ता को समझे हुए हम लोगों ने धरती का सीना चीर करके पाताल से पानी निकाला, सोख लिया पूरा। आज पीने के पानी का भी संकट उत्पन्न हो रहा है। नैसर्गिक उर्वरा हमारी समाप्त हो रही है। कीटनाशकों के अति प्रयोग से खाद्यान्नों की गुणवत्ता घट रही है। उर्वरकों की अत्यधिक उपयोगिता से बीज जो है, हमारे अनाज जो है, विषाक्त होते जा रहे हैं। तो ये हमको, ठीक है, उत्पादन हमारा बढ़ा, हमारी तात्कालिक समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन दीर्घकाल में इसने हमारे लिए समस्या पैदा कर दिया। तो हरित क्रांति ने हमने गेन दिया, लेकिन हमको पेन भी दिया है। अब इस पेन को दूर करने का समय आ गया है। विकल्प क्या है? वैकल्पिक कृषि, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हम नहीं कहते, हम तो ज़्यादा उसको वैकल्पिक कृषि करते हैं कि कृषि का अल्टरनेटिव कृषि क्या है। भाई, इस कृषि से निकले, कृषि से निकले। तो देखिए, हम लोग बहुत दूर निकल चुके हैं, बहुत तेज़ी से चल पड़े हैं। तो जब ट्रेन अपने ट्रैक पर बहुत तेज़ी से चल रही हो, तो एकाएक ट्रैक चेंज करेंगे तो ट्रेन आपकी उलट जाएगी। इसलिए स्पीड धीमा करके ही ट्रैक चेंज करिए, ठीक है, धीरे धीरे चेंज करिए। एकाएक हम कहेंगे नहीं हर जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, ये संभव है क्या? सबको खिलाने हैं, भुखमरी की नौबत फिर से आप आयात करने लगेंगे। कृषि ने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत दिया, तो धीरे धीरे इसका। लेकिन एक बात ज़रा याद रहे, केवल खेती करके, अन्न उत्पादन करके वैकल्पिक कृषि नहीं की जा सकती, ऑर्गेनिक खाद नहीं की जा सकती है। ऑर्गेनिक खाद की तभी की जा सकती है, खेती की जा सकती है जब उसमें पशुपालन हो, ये बहुत, तो उसमें हॉर्टिकल्चर भी हो, और जमीन का अधिकतम उपयोग हो, अधिकतम उपयोग हो, अनुकूलतम, अधिकतम नहीं, अनुकूलतम उपयोग हो। तो यह समय की आवश्यकता है। और ऑर्गेनिक फार्म, जैसे प्लानिंग तो बहुत बनी, जैसे कि पिछली बार की बजट में यह था कि गंगा के दोनों ओर ऑर्गेनिक खेती का बेल्ट विकसित किया जाएगा, लेकिन धरातल पर अभी नहीं उभर नहीं पाया। भाई, हमको पशुपालन, खेती, एक पशुपालन के साथ साथ फिशरीज और ये सब सारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये नहीं कि केवल हम रासायनिक उर्वरकों को छोड़ करके और केवल प्राकृतिक संसाधनों पर ही हम खेती करें, प्राकृतिक फर्टिलाइजर पर ही खेती, यही उतने ही तक सीमित नहीं, ठीक है, बल्कि इसका व्यापक महत्व है। हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर ज़्यादा जोर दें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर, तो इससे लाभदायक होगा। ये क्या है, जो डेयरी जो है, डेयरी से जो है हर महीने पैसे मिल सकते हैं, हर महीने उससे डेली आमदनी हो सकती है, लेकिन वो करने की मानसिकता तो बदले। तो कैसे एक माइंडसेट चेंज किया जाए, माइंडसेट चेंज किया जाए, वह एक ज़रूरी है काम। लेकिन क्या है, आज का अभिभावक तो इतना जोर बना रहा है लड़कों पर, इतना दबाव बना रहा है, कर नौकरी, कर नौकरी, नौकरी नहीं कर तो कुछ नहीं करोगे, तुम किसी लायक नहीं होगे। मैंने ये सिखा दिया गया लड़के को कि अरे भाई, एंटरप्रेन्योरशिप भी कोई चीज़ होती है,
ठीक है, वो आदमी बनना सीखे और हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं। कहते हैं ना, मैथिली शरण गुप्त की कविता है कि नरहु ने निराश करो मन को, प्रभु ने तुमको करदान दिया, सब वांछित वस्तु विधान दिया, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नरहु ने निराश करो मन को। अरे बच्चों को कुछ सिखाओ, साहसिक काम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। केवल इतने ही तक जो है कि नहीं नौकरी का कोई विकल्प नहीं। अरे खेती बहुत बड़ा विकल्प है, इसमें स्टार्टअप की इतनी संभावनाएं हैं। स्टार्टअप कितना एक समय, छोटी सी जमीन है तो ही बहुत कुछ कर सकता है, बशर्ते उस मानसिकता से, नौकरी की मानसिकता। और ये किसी व्यक्ति का दोष नहीं है और समाज का तत्कालिक दोष नहीं है। वो जो कॉलोनियल माइंडसेट हमारे ऊपर भर दिया गया कि साहबगिरी कुर्सी पर बैठना और केवल आर्म चेयर नौकरी करना वही विकल्प है, दूसरा किसी कोई विकल्प ही नहीं है। ये वर्षों से कॉलोनियल वर्षों से एक माइंडसेट विकसित हुआ, औपनिवेशिक मानसिकता है ना। और इसीलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर अब ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। NEP 2020 में अनुभव के आधार पर सीखिए, कुछ खेती में करके सीखिए। हम लोग जब प्राथमिक विद्यालय में थे तो हम लोग को कृषि भी पढ़ाई जाती थी। हाँ, बिल्कुल कराई। हम लोग खुद जो है क्यारी बनाते थे और कैसे टमाटर की खेती हो, कैसे आलू की खेती हो, कैसे क्या हो। आने वाली जनरेशन को ये मालूम नहीं होगा कि आलू जो है जड़ में पैदा होता है कि ऊपर फलता है, यदि हम लोग उसको दिखाए नहीं। हमने तो इसीलिए अपने विश्वविद्यालय कैंपस में एग्रो टूरिज्म की व्यवस्था किया है कि अगल बगल के कॉलेज के लोग हैं जो मल्टीप्लेक्स में जो बच्चे रहते हैं, उनको मालूम है नहीं कहाँ खेती हो, कैसे होती है। आकर देखो कहाँ से कैसे दूध निकलता है, कैसे टमाटर पैदा होता है, कहाँ मछली रहती है, कहाँ से दूध निकलता है, यहाँ का सीखे। ठीक है, यह जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एकाएक ट्रैक नहीं चेंज होगा। हाँ, धीरे धीरे इसका ट्रैक चेंज होगा, करना चाहिए। और ये तो मैं इसका स्ट्रांग सपोर्टर हूँ कि जो भूमि की, जो मिट्टी की जो रुचि और प्रकृति है उसके हिसाब से ही खेती होनी चाहिए, है ना। तो ज़बरदस्ती मिट्टी के संयोगों को बदलना, मिट्टी के रासायनिक कम्बिनेशन को बदलना और अति जल शोषण से वहाँ की पर्यावरणीय स्थिति को खराब करना, ये किसी इसमें भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ये दुनिया, ओम प्रकाश जी, केवल दुनिया आपके लिए नहीं बनी है, केवल मेरे लिए नहीं बनी है, बल्कि दुनिया आगे आने वाली संतान के लिए बनी हुई है। कुछ तो उसको ठीक करके जाए। अभी हमने देखा, जैसे आपने ये बात कही नेचर की, कि 1960 के आसपास जैसे पंजाब और हरियाणा का एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है हरित क्रांति के दौर के। उसमें जो एक सक्सेस भी था, जो आप कह रहे हैं कि पेन और हमें पेन वाले और गेन वाले दोनों मसलों पे जाएं, तो वहाँ के किसान कहते हैं कि हमारे ऊपर ये हरित क्रांति थोपी गई और 60 के दशक में सिर्फ 5% एरिया था टोटल एग्रीकल्चर लैंड का पंजाब में धान का। इस वक्त जो है धान का एरिया, टोटल एरिया जो एग्रीकल्चर का है उसका 45% है ना। आप गेहूं का एरिया तब था 12-15% 60 के दशक में, आज 47-48% है टोटल एग्रीकल्चर लैंड का पंजाब में। दलहन तिलहन दोनों एकदम ख़त्म हो गए, कपास भी लगभग ख़त्म हो गया पंजाब में। पंजाब का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हरित क्रांति में वो एक नायक बन के उभरा था। आज सबसे ज़्यादा क्या है, डार्क जोन में उसके ज़िले हैं, ब्लॉक हैं, तमाम डार्क जोन में चले गए हैं। पानी को लेकर संकट है। धान की खेती छोड़ने पर पंजाब और हरियाणा दोनों कह रहे हैं 8,000 रुपये लो। 7,000 पंजाब देता है 1 एकड़ का, 8,000 रुपये ये देता है हरियाणा कि आप धान की खेती छोड़ दो, हम पैसा दे रहे हैं आपको। खुला खेत खाली छोड़ देंगे तो भी पैसा दे रहे हैं। ये नौबत आ गई दोनों में। तो ये जो क्रॉप पैटर्न का मुद्दा है, ये एक पॉलिटिक्स का मुद्दा है कि आज अगर हम कहते हैं किसी पंजाब और हरियाणा में कि आप धान छोड़ दीजिए, किसान उसको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं। हरियाणा में भी धान छोड़ने के लिए राज़ी नहीं। वो कहता कि जितना धान गेहूं में प्रॉफिट है उतना आपके दलहन तिलहन में प्रॉफिट नहीं है। सरकार दलहन तिलहन खरीद नहीं रही है, धान गेहूं लगातार खरीद रही है। तो ये जो क्रॉप पैटर्न चेंज करने का जो मुद्दा है, ये कैसे एड्रेस होगा पूरे देश में? देखिए, हमने बताया ना कि हरित क्रांति ने शॉर्ट टर्म में हमारी समस्याओं का समाधान किया,
लेकिन दीर्घकालिक समस्याएं भी हमें दिया, हम उनसे जूझ रहे हैं। और अब इसको राजनीति का भी विषय बना दिया गया है। तो राजनीति के 1001 विषय हो सकते हैं, कृषि राजनीति का विषय नहीं है। कृषि मानव के भविष्य से जुड़ी हुई, धरती के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। सबको मिल करके इस पर सोचना चाहिए। भाई ठीक है, एक तत्कालिक समस्या थी, तत्कालिक चुनौती थी, हम लोगों ने हरित क्रांति को अपनाया, लेकिन अब उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आप कुछ तो सेक्रीफाइस करिए। ठीक है, थोड़ा कम उत्पादन होगा, धीरे धीरे होगा। और इसीलिए क्या हो रहा है, श्री अन्न का, जिसके लिए पंजाब की धरती बनी हुई है, बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी, सरसों की साग, वो खेती उसी लिए बनी हुई है। वो बासमती चावल के लिए नहीं बनी हुई है एक्सपोर्ट के लालच में। और देखिए, कहते थे ना कि गांधी जी भी कहा करते थे कि भाई हम धरती माता के पास मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब कुछ है, उसके लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। धरती माँ लालच है, उस लालच को छोड़ना पड़ेगा। और धरती की रुचि, धरती की प्रकृति हर क्षेत्र का अलग अलग है। पंजाब का अलग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का अलग है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का अलग है। देख रहे हैं, खेती की धरातल अलग है, ढाल अलग है, जल प्रवाह अलग है, जल की उपलब्धता अलग है। तो उसके अनुसार खेती करने, अंततः हमको उसी पर आना पड़ेगा। और उसमें कैसे हम अनुकूलतम पैदावार ले सकें, इस पर काम करने की जरूरत है। तो जगह जगह मुझको तो लगता है कि हर गांव में कुछ हमारे पास जो आइडियल किसान है, जो कुछ मैं जानता हूं, मैं भी अब बहुत सारे किसान हैं, मैं भी इसी क्षेत्र में अब काम कर रहा हूं। और कदाचित मैं सेवानिवृत्त होऊंगा तो मेरे मन में भी ऐसा है कि इस प्रकार के किसानों को ढूंढ करके उनको एक मॉडल बना करके उनका काम करना, उनके क्षेत्र में, उनके बीच में काम करना। हमने भी यही सोचा है। ठीक है, कि हमारे इलाके में मैं जानता हूँ कुछ लड़के इतना बढ़िया खेती कर रहे हैं, इतने अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा पशुपालन कर रहे हैं, इतना अच्छा पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, उसको बताने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि देखा देखी धर्म और देखा देखी पाप। तो देखा देखिए, जब कोई अच्छा करता है, हाँ फलाना बहुत अच्छा करेगा, हमको भी करना चाहिए। तो ये ज़रूरत है हर गांव स्तर पर मॉडल स्थापित करना, अच्छे अच्छे किसानों को प्रोत्साहित करना, खास करके युवा किसानों को प्रोत्साहित करना। तो इसको राजनीति का विषय ना बना करके, इसके आंदोलन का विषय ना बना करके, इसको जन आंदोलन का विषय, कि केवल आजकल क्या है कि हमारी खरीदारी हो कि नहीं हो रही है, तो कितना एमएसपी बढ़ रही है, कितना एमएसपी घट रही है। अरे इससे हट करके हम जमीन की रुचि प्रकृति के अनुसार सोचें, क्या अधिकतम पैदा कर सकते हैं, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, इसको देख करके हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर होना जरूरी है, खेती को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत। सरकार मुखोपेक्षी खेती से किसानों को मुंह मोड़ना चाहिए। हम खेती के लिए सरकार पर निर्भर हों, इससे बड़ी पराश्रितता क्या होगी। इस पर ये बहुत वो चिंता का विषय है। इसलिए यदि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जैसे कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है, तो वहाँ आत्मनिर्भर किसान भी होना चाहिए। आत्मनिर्भर किसान कैसे होगा, जब वहाँ की मिट्टी से, वहाँ के जल से संबंधित, जल की गुणवत्ता, जल की उपलब्धता, मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की उर्वरता और मार्केट की मांग को देखते हुए यदि उसने खेती किया, आत्मनिर्भर अपने को खड़ा किया, तो सरकार की पॉलिसी इसमें सहायक होगी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है हाँ, रंचमात्र बहुत कुछ सरकार ने तो बहुत कुछ किया, जैसे किसान सम्मान निधि। इसमें मुझे लगता है कि मार्जिनल और सेमी मार्जिनल फार्मर्स को जितना लाभ पहुंचा है इससे, पीएम किसान सम्मान निधि बहुत, इससे ज़्यादा करीब 4 लाख करोड़ रुपए दे दिए गए, बहुत दिए गए हैं। वो प्रोडक्टिव है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ये मुफ्त बांटने की अपेक्षा, मुफ्त अनाज बांटने की अपेक्षा वो सबसे बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है। और इस पर जब बात करिए तो सबके सकारात्मक, सभी किसानों के सकारात्मक जवाब भी आते हैं। एक सर्वे हुआ है जिसमें अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान जो चल रहा था,
उसमें खरीफ सीजन में, उसी में एक सर्वे हुआ 2.5 लाख किसानों का, जिसमें सबसे ज़्यादा किसानों ने पीएम किसान निधि को सपोर्ट किया है कि ये हमारे लिए बढ़िया है। इसीलिए मांग हो रही थी कि इस पे थोड़ा रकम बढ़ाई जाए ताकि छोटे किसानों को और सपोर्ट हो। लेकिन आपने एक सवाल छोड़ दिया, वो समाज के सामने भी है और पूरी शिक्षा व्यवस्था के सामने भी है, जो आपने एक बात कही कि हम लोग के ज़माने में जब आप पढ़ते थे, इवन मैं तो बहुत बाद का हूँ, बाद में हमारे दौर में भी जब मैं प्राइमरी में था तब भी हमने देखा कि हमसे कृषि करवाई जाती थी। 8वीं तक कंपलसरी था कि खेत प्राइमरी स्कूल में भी होता था और हाई स्कूल में भी होता था, उसमें हम लोग वो करते थे, खेती करते थे, जो भी चीज़ की होती थी। एक दूसरी चीज़ भी होती थी कि पीटी, जो अंतिम क्लास में पीटी होता था, अब वो दूसरे फैशन में चला गया कि योगा की क्लासें होने लग गई और कृषि तो बिल्कुल एजुकेशन से गायब हो गई। तो क्या सरकार को ये करना चाहिए कि 8वीं तक या 10वीं तक तो कंपलसरी कर दे पहले की तरह सरकार, कि ये कृषि में तो आपको काम करना ही करना है? कुछ न कुछ तो, जैसे अब आजकल पोषण वाटिका चलता है, हाँ, लेकिन वो खेती का मॉडल नहीं है हर सर। विद्यालय महाविद्यालय से कुछ ऐसा कि आत्मनिर्भरता का पाठ जाना चाहिए। हम लोगों ने प्राथमिक में 5वीं में हम लोगों को ये सिखाया जाता था खेती कैसे होती है, और छोटी छोटी क्यारी होती थी, उसे में 5 बहुत लड़कों का, 7 हाँ, लड़कों का। तो देखिए, उससे अन्न का समाधान नहीं होता था, हाँ, लेकिन वह एक जीवन, एक थिंकिंग विकसित होती उससे थी एक जीवन शैली है ना, एक आर्ट ऑफ लिविंग पैदा होती थी, एक लाइफ स्किल विकसित होती थी कि भाई टीम स्पिरिट कैसे पैदा होगी। जब हम 4 बच्चे, 4 लड़के जब मिल करके एक साथ कहते हैं हाँ आज हमारी क्यारी सबसे अच्छी होनी चाहिए, वो क्या एक टीम स्पिरिट है। जो समाज में टीम स्पिरिट खत्म होती जा रही है, उसी टीम स्पिरिट पैदा होती थी, और आज समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यदि वह टीम स्पिरिट हम पैदा कर देंगे तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए वह आदर्श स्थिति पैदा करेंगे, और जो खेती छोटी जोत की समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ, ये टीम स्पिरिट से, तो यह एक टीम स्पिरिट पैदा करने का एक माध्यम है। कम से कम जिस विश्वविद्यालय, मैं तो कहूँगा जिस विश्वविद्यालय के पास जमीन है उस विश्वविद्यालय को कृषि जरूर खोलना चाहिए, क्योंकि कृषि का उत्थान जो है देश का, और कृषि केवल डिग्री बांटने के केंद्र न बने, पहले से आइडेंटिफाई करें हाँ, कि यदि आपकी पढ़ाई किसानों की या कम्युनिटी की समस्याओं का समाधान नहीं करती है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन नहीं लाती है, तो आपकी डिग्री एक कागज का पन्ना मात्र है। यह भाव विकसित करना पड़ेगा कि यह जो है आपका कृषि संकाय, आपका कृषि विभाग समाज में एक मानक स्थापित, एक बेंचमार्क स्थापित कर सके, लोग आकर के देखें, डिमांस्ट्रेट। इसीलिए मैं शुरुआती दौर में जब आपने बात करना केवीके की और ये भी, मैंने कृषि संकाय दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसी दृष्टि से भी खोला कि आकर के लोग देखें और सीखें, देखें, परखें, सीखें, अनुभव करें और अपने प्रयोग में इसको लाएं। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा खेती स्वरूप ही बदल गया है, क्या करेंगे। केवल अब हमको पैकेज मिल जाए, केवल हमको नौकरी मिल जाए, अब ये शिक्षा इस बात पर केवल जोर दे रही है। इसको ट्रैक को चेंज करना होगा। आप प्राथमिक में पढ़ते होंगे तो आपको एक प्रार्थना पढ़ाई जाते थे कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जाए। होती थी ना, बिल्कुल। उसमें पैकेज मांगा जाता था क्या, उसमें हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं दुनिया को कुछ अच्छा कर सकूं, दे पा सकूं। वह भावना इन कृषि के वह भावना विश्वविद्यालय भी दे सकें, विश्वविद्यालय के कृषि संकाय दे सकें, केवीके दे सके, तो इसी में कृषि की समस्याओं का समाधान है। अच्छा, एक आपने जो बीच में बातचीत वो रह गई, जो मनरेगा वाला मुद्दा है कि जो मैन पावर का मुद्दा है, खेती के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, और चूंकि हमारी जोत छोटी है, जो हमारे इस वक्त जो है
हमारा जो एवरेज लैंड होल्डिंग है 1.08 हेक्टेयर भारत में, तो ये एवरेज लैंड होल्डिंग है जो बहुत कम है। अब उसमें मैकेनाइजेशन बड़े लेवल पे हो नहीं सकता, तो मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। मैन पावर या तो सरकार की जो स्कीमें हैं मुफ्त अनाज बांटने वाली, उसकी वजह से, या दूसरी वजह से मैन पावर इससे बिल्कुल अ, अपने को अलग कर लिया खेती से। क्या मनरेगा से अगर जोड़ दिया जाए खेती को, तो ये समाधान हो सकता है मैन पावर की जो समस्या है। और जो ये एक समस्या है मनरेगा में भी कि जो 100 डेज की सरकार गारंटी देती है और 100 डेज हो नहीं पाता रोजगार का, 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन यही होता है। तो क्या इस दोनों समस्याओं का समाधान है कि दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाए? नीति आयोग ने 1-2 बार बैठक भी की है, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी। क्या ये संभावना है इसमें कि मैन पावर का समस्या ऐसे समाधान हो? देखिए, थोड़ा सा मैं आइडियाज डिफर करता हूँ। एक तो रोजगार शब्द भी एक राजनीति का शिकार हो गया है। और हमारे एक तरफ बड़ा विडंबना है कि खेती में आपको आदमी नहीं मिलते हैं, दूसरे को कहते हैं कि रोजगार नहीं है। विरोधाभासी, यह एक विरोधाभासी अंतर विरोध है। एक तरफ कहते हैं कि 100 दिन का काम नहीं मिल रहा, आप दूसरी तरफ खेती में आपको आदमी नहीं मिल रहे हैं। इसको कैसे, ये बड़ा एक विडंबना है। तो यह एक बड़ा उलझी हुई गुत्थी है, क्योंकि देखिए हम लोग एकदम जो निर्धनतम बेयर नीड्स होती थी, गरीबी जो एकदम, उससे हम ऊपर आ चुके हैं। अब वो चीज़ें नहीं है गांव में, भूखमरी कहीं नहीं है। ठीक है, भूखमरी अब नहीं है कहीं। ठीक है, और थोड़ा भी हाथ पैर चलाओ तो काम की भी कमी नहीं है। बिल्कुल है ना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं खेती में 500-600 रुपया देने को तैयार है आदमी, तो भी आपको आदमी नहीं मिल रहा। आदमी नहीं मिल रहा, बिल्कुल सही बात। मनरेगा से ज़्यादा मजदूरी हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आदमी हमको नहीं मिल रहा है। इसको क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहेंगे। हाँ, चूंकि हम लोगों ने जोड़ लिया है कि नहीं, नौकरी चाहे विश्वविद्यालय में कहें, चाहे किसी संस्थान में जा करके हमको खड़ा ही होना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं तो काम है बहुत। नौकरी काम है, खेती में काम है, लेकिन उसको जोड़ने को तैयार नहीं है उससे। तो मुझे लगता है कि एक प्रयोग के तौर पर, एक पायलट स्कीम के रूप में कुछ जिलों को या कुछ राज्यों को पहले टेस्ट करना चाहिए, एग्रीकल्चर से जोड़ के। नहीं, वो आपका मनरेगा जो है, जैसे किसी स्टेट को ले लिया या किसी स्टेट के 10-20 जिलों को ले लिया और पहले उसको टेस्ट किया कि यदि हम मॉडल लागू करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। वहाँ ठीक है, जो भी मनरेगा की मजदूरी है, जैसे कोई किसान है अपने भाई हमको चाहता है, हमको 5 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए मजदूर, और चाहिए ही एक परमानेंट हमको चाहिए, रोज़ चाहिए हमको 2 परमानेंट, हम ठीक है हम 360 दिन कर देंगे। तो जितना सरकार दे रही है, सरकार वो, और प्लस जो किसान दे रहा, देश का जो लेबर ब्यूरो के अनुसार जो मजदूरी निर्धारित है, 400 है, 500 है, जो भी है, वो डिफरेंस जो होगा वो किसान देगा। ठीक है, इसको एक पायलट स्कीम के तहत, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जगहों पर टेस्ट करके पहले इसको देखना चाहिए, और इसको तत्काल देखना चाहिए। क्योंकि अब भाई देखिए, मनरेगा में खांची से मिट्टी ढोने का ज़माना गया। हालांकि अब यह एक पॉपुलरिटी स्कीम बन गई है। राजनीतिक पार्टियां हाथ पैर फैला देती हैं कि नहीं, इसको बंद नहीं किया जा सकता। हालांकि अरे अब खांची ढोने का समय गया, अब ये जेसीबी का ज़माना है। दिन भर जिंदा ढोया गया, 1 घंटे में जेसीबी करके दिखा देगी। तो समय के अनुसार स्कीमों के ऊपर भी विचार करना चाहिए। वो मनरेगा का लिबरल नहीं है, लिबरल नहीं है ना, युग ही नहीं है। लेकिन हम यदि हमको राजनीति करनी है तो हम इसको साहस नहीं कर सकते कहने का, क्योंकि वही पॉपुलर स्कीम है, बैठे पैसा मिलता है। तो हो सकता है कि मेरी राय से लोग वो रखते हो, डिफरेंस रखते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसको फिलहाल यदि सही रूप में उस पैसे का सदुपयोग करना चाहते हैं, मनरेगा का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो कम से कम एक प्रांत को लेकर के
कुछ विकसित प्रांतों के कुछ जिलों को लेकर, जैसे पंजाब और हरियाणा एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से विकसित है, उसको लेकर के, कुछ तमिलनाडु को लेकर के, जिलों को लेकर के, और कुछ जो उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी जिलों को लेकर के, पश्चिमी जिलों को लेकर के प्रयोग करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होता है, उसका उत्पादकता पर क्या असर पड़ता है, उससे किसानों की आय पर क्या असर पड़ता है, उसका रोजगार पर क्या असर पड़ता है। तो इसका परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी चीज़ का परीक्षण किए हुए भी लागू कर देना भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरी राय है कि इसका परीक्षण करके इसको तभी लागू करना चाहिए, लेकिन इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या तभी, है। क्योंकि मनरेगा का अब समय ही नहीं, मनरेगा लायक कोई काम ही नहीं बचा है गाँव में। आप भी गांव से जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूं कि आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मनरेगा कोई काम बचा है क्या? नहीं। कहीं सड़क पर मिट्टी फेंकने का काम बचा हुआ है क्या? कहीं नहीं बचा हुआ है। और दिन भर में गड्ढा खोदेंगे, तालाब बनाएंगे तो वह 1 घंटे में जेसीबी कर देगी। बिल्कुल, है ना। तो मैन पावर का सही उपयोग होना चाहिए ना। तो यदि हम मैन पावर का सही और उपयुक्त और सटीक उपयोग करना चाहते हैं तो हमको इस पर सीरियसली सोचना चाहिए। बहुत मोटा पैसा जाता है, लेकिन उत्पादकता से उसको जोड़ा जाए, उत्पादकता से जोड़ा जाए, है ना। और राजनीतिक रूप से इसको थोड़ा सा है तो सेंसिटिव विषय, लेकिन गंभीरता से राजनीतिक दलों को भी इस पर सोचना चाहिए। बात कड़वी है, लेकिन कहनी चाहिए। कई बार कड़वी बात भी मतलब जरूरी होती है समाज के लिए, कि देखिए खेती के सामने जो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, मार्केटिंग है, मैन पावर है, और भी चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, इनपुट कैसे सस्ता हो इसका भी है, आउटपुट तो जो जिस तरह से निकल रहा है मतलब पर्याप्त, हम बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में अभी आत्मनिर्भर होना, लेकिन 2 चीज़ें बहुत बारीकी से निकल के आती हैं। कई बार में बातचीत जब हम लोग करते हैं किसी भी विशेषज्ञ से, तो ये निकल के आती है कि देखिए मनरेगा भी खेती को बर्बाद कर रहा है, मैन पावर मनरेगा की वजह से नहीं मिल रहा। दूसरी एक समस्या आती है कि कैसे जो है ये जो किसान है, किसानों का भी माइंडसेट जो है वो नहीं बदला है। जो नई चीज़ें आ रही हैं उसका एडॉप्शन बहुत कम है, सीड रिप्लेसमेंट रेट बहुत कम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं करने के लिए, बहुत कड़वी चीज़ें हैं, जैसे पानी को लेकर के की है कि जो किसान है अभी वर्तमान देख रहा, फ्यूचर वो नहीं देख पा रहा कि फ्यूचर में कितना बड़ा क्राइसिस होगा, किस तरह की समस्या आएंगी। तो बातचीत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन समय की भी अपनी एक सीमा है और उसी सीमा में हमको रहना होता है। तो आज प्रोफेसर सिंह के साथ हमने बातचीत की अलग अलग मुद्दों पे, और बहुत ही सामयिक मुद्दों पे, बहुत ही जो ज्वलंत मुद्दों पे हम बातचीत की, और उसका डॉक्टर साहब ने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। तो उम्मीद है कि किसान तक का ये पॉडकास्ट है अन्नगाथा, इसकी ये कड़ी आपको पसंद आएगी। अगली कड़ी में फिर हम किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।